हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। आज आके हम लोग लेक्चर 7 पे। हम लोग इससे पहले बच्चों लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने म्यू एस और लैम्डा के बारे में कुछ जाना था, फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ये सब जाना था, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे थे जो कि वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो वो लेक्चर नहीं देखा है तो देख लेना। आज बच्चों जो लेक्चर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी तक ये जो 6 लेक्चर आए हैं उनमें आपके दिमाग में बस यही क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये म्यू एस और म्यू के या कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आज हम लोग बच्चों लैब मेथड देखने वाले हैं कि लैब में फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करी जाती है। बहुत ही सिंपल है येट इफेक्टिव कि म्यू एस और म्यू के को कैलकुलेट कैसे करना है। देखो, जैसे कि सबसे पहला बच्चों जो तरीका है, यहाँ म्यू एस और म्यू के हम लोग एक ही तरीके के सेटअप में पा जाएंगे, बस उसको करने का थोड़ा सा तरीका चेंज होगा। देखो, दो टाइप के मेथड है। सबसे पहला मेथड जो है वो है हॉरिजॉन्टल टेबल मेथड, जिसमें हम म्यू एस और म्यू के दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। देखो, जब भी मैं फ्रिक्शन की बात करूँ तो इसका मतलब समझ जाना कि मैं इस केस में म्यू एस और म्यू के दोनों की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम म्यू एस निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मान लेते हैं हमें एक ऑब्जेक्टिव दिया गया है। देखो, कोई भी लैब में जब प्रैक्टिकल होता है तो उसका क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें करना क्या है भाई, हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो हमें यहाँ पर बच्चों करना यह है कि हमें दो मटेरियल दे दिए गए हैं, ए और बी। ए जो है वो एक प्लैंक के फॉर्म में है और बी जो है एक ब्लॉक के फॉर्म में। बी का वेट है W1 और बी ए के ऊपर मूव कर सकता है, स्लाइड कर सकता है। तो हमें क्या करना है, फाइंडिंग म्यू एस, या इसको थोड़ी अच्छी लैब वाली इंग्लिश लिखते हैं भाई, हम लोग लैब की बातें कर रहे हैं ना। टू फाइंड म्यू एस एंड म्यू के बिटवीन ए एंड बी। ए और बी जो मटेरियल है उनके बीच में म्यू एस और म्यू के पता करना। तो बच्चों पता है हम लोग अरेंजमेंट कैसा करेंगे? हम लोग ये जो प्लैंक है ए, इसको सरफेस पे रखेंगे, एक लेवल सरफेस पे रख देंगे, ठीक है। बेसिकली टेबल पे रख दिया इसको। इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रख दी। इस ब्लॉक से एक हम रोप कनेक्ट करेंगे जो एक फ्रिक्शनलेस पुली। अब देखो, एक्चुअल जो पुली होगी उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, लेकिन हम मान के चलेंगे कि उसमें फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि वो बहुत ही कम होगा, ठीक है। ये एक पुली है जो कि क्या है, जो कि फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस। चलो ठीक है भाई। ये जो रोप इस मास से कनेक्टेड है W1 से, जो ब्लॉक है ये पुली के ऊपर होते हुए जा रही है, और ये एक पैन है। पैन समझ रहे हो ना, जैसे कि वेइंग पैन होता है वैसा टाइप का एक पैन है यहाँ पर। अब क्या है, W1 तो भाई हमारा फिक्स है। हम क्या करेंगे, जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो कब निकाला जाता है, वो तब निकाला जाता है जब बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग हो, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो पैन आपको H दिख रहा है इसमें हम धीरे धीरे वेट बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। पहले कोई वेट नहीं रखा है, फिर हम इंक्रीमेंट्स में ग्रेजुअली इसमें वेट बढ़ाएंगे। तो पहले मान लो हमने 1 ग्राम रखा, 2 ग्राम रखा, 10 ग्राम रखा, 20 ग्राम रखा, ऐसे करते करते बढ़ाते जाएंगे। और मान लो एक टाइम ऐसा आया जिस पर जब इस पर वेट W2 था, वो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंडिंग अपॉन इसका वेट कितना है, मास कितना है। तो मान लेते हैं जब इस पर वेट W2 हुआ तो ये ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने वाली है। कैसे पता चलेगा? पता बच्चों, पता है कैसे चलेगा? जैसे कि मान लो इस पे वेट हमने टोटल 50 ग्राम रख दिया है, अभी ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रही। जैसे ही हमने 55 रखा, ये ब्लॉक स्लाइड होने लगी। तब हम क्या करेंगे, अब हम इसको और ग्रेजुअली बढ़ाएंगे। 50 को 51 करेंगे, 55 नहीं करेंगे, 52 करेंगे, 53 करेंगे। देखेंगे अरे 53 पे फिर मूव करने लगी, धीरे धीरे स्लाइड होने लगी, तो अब हम 52 ले लेंगे। कि मतलब 52 एक ऐसा है जिस पर ये बिल्कुल जस्ट स्लाइड करने वाली है। बात समझ रहे हो कि नहीं? इन सब मेथड्स में थोड़ी बहुत एरर होती हैं जो कि हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि वेट का जो मास का इंक्रीमेंट दे रहे हो आप, वो कितने पे दे रहे हो भाई? आप 1 ग्राम पे दे रहे हो कि 10 ग्राम्स पे बढ़ा रहे हो, वो डिपेंड करता है, क्योंकि बीच की वैल्यू जो है वो तो आपको मिलेंगी नहीं। तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली लगभग 99% करेक्ट आंसर पा जाएंगे। तो आप बात समझ गए? तो एक वेट W2 पहुंचेगा जिस पर ये जो B है वो ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग होगा। किस पर? A पर। A पे जस्ट स्लिप होने ही वाला होगा। उस केस में बच्चों अगर हम इन दोनों का W1 और W2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो कैसा बनेगा? जैसे सबसे पहले W2 का ही बनाते हैं। तो देखो,
बच्चों W2 जो है, ये जो पैन पे वेट रखा है, अब ऑब्वियस सी बात है कि इसका वेट जो है वो W2 नीचे की तरफ लगेगा। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये है आपका पैन, ठीक है, इस पर ये वेट रखा है, तो इसका वेट क्या होगा, W2 नीचे की तरफ लगेगा, और ये जो रोप है उस पर टेंशन T ऊपर की तरफ लगेगा कि नहीं। तो यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम देखोगे तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, बी के लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो बच्चों, इसका जो वेट है वो कहाँ लगेगा, वो लगेगा डाउनवर्ड। तो B का जो वेट है W1 वो नीचे की तरफ लगेगा, इस पर नॉर्मल रिएक्शन एक आएगी N, और इस पर टेंशन देखो इस डायरेक्शन में T लग रहा है, ये रोप इसको खींच रही है इधर, और इस पर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा, फ्रिक्शन होगा इस डायरेक्शन में, जिसको इस वक्त हम मानेंगे FL, लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि ये ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है। अब इस इक्वेशन में देखो, यहाँ पर इस वाले जो फ्री बॉडी डायग्राम है बॉडी बी के लिए, उसमें हम कौन कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं भाई, ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, लेकिन अभी स्लिप नहीं हो रही, ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, तो इसका मतलब कि ये सारी फोर्सेस इक्विलिब्रियम है। एफ एल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, टेंशन, जो कि टेंशन किसके बराबर आया है हमारा, W2 के बराबर आया है कि नहीं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट अगर W2 लिख दें तो सही रहेगा, या रहने दो, इसको नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं, ठीक। तो ये देख लो, ये है H यानी पैन, इसको देखो फिर नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ। समझ गए होगे, ये बहुत आसान मेथड है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो अब देखो H के लिए, फॉर H यानी कि यहाँ पर पैन की बात कर रहे हैं, फिर बार बार मैं कह रहा हूँ, T की वैल्यू किसके बराबर आ गई है भाई, W2 के बराबर। फॉर B में देखो जरा, तो B में बच्चों देखो N की वैल्यू क्या है, N की वैल्यू है W1 भाई, सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 जब रखोगे तो N की वैल्यू W1 आ जाएगी, और FL की वैल्यू क्या होगी, FL की वैल्यू हो जाएगी T के बराबर, हो जाएगी कि नहीं। और T कितना आपने निकाला है, T निकाला है W1, तो FL इज इक्वल टू W1। और आपको बच्चों एक चीज़ और पता है, W1 नहीं सॉरी W2, T की वैल्यू W2 है। एक चीज़ आपको और पता है कि सिंस FL क्या होता है, म्यू एस इंटू एन, होगा कि नहीं होगा, कह दोगे सर बिल्कुल होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में ये वैल्यू इस पर रख दो, तो म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू W2, और n कितना है आपका W1, तो म्यू एस इंटू W1 इज इक्वल टू W2। तो यहाँ से म्यू एस की वैल्यू पता चल जाएगी, कितनी हो जाएगी, W2 अपॉन W1। ये देखो बच्चों, अब म्यू एस की वैल्यू आप डायरेक्टली, अगर आपको दोनों वेट पता हो, ऑब्वियस सी बात है कि ये जो वेट ब्लॉक का है वो तो आपको पता ही है, और जो वेट आप इस पैन में रख रहे हो वो भी आपको पता है, तो ये जब दोनों वैल्यू पता होंगी, इनका रेशियो ले लेंगे, आपको म्यू एस पता चल जाएगा। देखा बच्चों कितना आसान मेथड है आपको म्यू एस की वैल्यू पता करने के लिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर म्यू एस तक तो ठीक है, म्यू के कैसे पता करेंगे। बहुत आसान है बच्चों, देखो म्यू के कब निकाला जाता है, म्यू के यानी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, वो तब निकाला जाता है जब बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। तो उसमें बच्चों हम लोग एक काम करेंगे, काम क्या करेंगे कि W2 को थोड़ा घटाते जाएंगे, ग्रेजुअली घटाएंगे। पहले मान लो 50 ग्राम था, अब हमने 49 ग्राम करा, और इस पर हल्का सा पुश करा, ब्लॉक को पुश करा, देखा कि क्या ये चलना स्टार्ट करी है। अगर पुश करने के बाद रुकी जा रही है तब हम वेट को और कम करेंगे, मान लो 48 कर दिया, फिर हमने पुश करा हल्का सा देखने के लिए कि क्या ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, नहीं चल रही, फिर कम करा, फिर कम करा। एक पॉइंट ऐसा है कि मान लो वेट जो W2 है वो W2 डैश हो गया, वेट हमने डिक्रीज कर दिया और वो W2 डैश हो गया, एक ऐसा वेट मिल गया जिसपे इसको पुश करने पर, हल्का सा पुश करने पर ये कांस्टेंट वेलोसिटी पे आगे बढ़ने लगेगी, कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ने लगेगी। उस केस में अगर हम W2 और W1 का रेशियो ले लें, W2 डैश अपॉन W1, तो वो हमें म्यू के दे देगा। क्यों, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से भी चलेगा तो उस केस में भी तो हम इस पर इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो, तो हम सारी नेट फोर्सेस का सम क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। चलो इसको आपने देख लिया, मैं म्यू के लिए बात करता हूं। यहां पर मैं कुछ लिखने वाला हूं, ध्यान से समझना। फॉर म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, रिड्यूस W2 एंड गिव पुश टू ब्लॉक B।
द वैल्यू W2 डैश at which block starts moving with constant velocity ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी विल गिव म्यू के। क्या लिखा है यहाँ पर, रिड्यूस वेट W2, यहाँ पर मैं ग्रेजुअली लिखना भूल गया, उसको धीमे धीमे कम करते रहना, एंड गिव पुश टू ब्लॉक बी को धक्का देना है, थोड़ा थोड़ा कम करा वेट, हल्का सा पुश करा, देखा नहीं चल रही, फिर कम करा, फिर पुश करा, फिर कम करा, फिर पुश करा। द वैल्यू W2 डैश, नई वैल्यू जो आई है W2 की, एट विच ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी विल गिव म्यू के। अब आपके क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि सर फिर से हम ये सारी इक्वेशन लगा देंगे। बच्चों देखो, ये सारी इक्वेशन तब भी वैलिड रहेंगी। क्यों वैलिड रहेंगी भाई? एच वो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा होगा तो उस केस में भी तो टेंशन W2 डैश के बराबर होगा। कह दोगे सर बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी पर भी हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, सिग्मा F इज इक्वल टू 0, नेट सम ऑफ फोर्सेस क्या हो जाएगा 0। उसी तरह ब्लॉक बी पर जब लगाएंगे तो n की वैल्यू उस केस में क्या हो जाएगी, W1, वो तो वही रहेगी। एफ के की वैल्यू हो जाएगी टेंशन, और टेंशन कितना था, W2 डैश, नया वाला W2 डैश। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो म्यू एस की जगह पे बस म्यू के आ जाएगा, W2 डैश अपॉन W1। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूँ। फिर से मैं आपको बना कर भी दिखा देता हूँ, पता चले बाद में कंफ्यूज हो जाओ आप लोग, कोई भरोसा नहीं है आपका। ये हो जाएगा W2 डैश, ये हो जाएगा टेंशन, तो T की वैल्यू हो जाएगी W2 डैश, हो जाएगी कि नहीं। उसी तरह से जब ब्लॉक पर आप अप्लाई करोगे B पर, तो इस पर जो ये नॉर्मल रिएक्शन है वो तो वही रहेगी, क्योंकि ब्लॉक B का वेट उतना ही है। टेंशन की जगह पे W2 डैश हो जाएगा, और यहाँ फ्रिक्शन Fs की जगह पे Fk हो जाएगा, क्योंकि अब मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर आप क्या करोगे, Fk इज इक्वल टू W2 डैश, Fk की जगह लिखोगे म्यू के इंटू एन इज इक्वल टू W2 डैश, म्यू के इंटू एन, एन की जगह रख दोगे W1 इज इक्वल टू म्यू W2 डैश, तो म्यू के की वैल्यू आ जाएगी W2 डैश अपॉन W1। देखा कितना आसान है। दोनों ही केसेस में आपको सिर्फ वेट पता करना है और आपको म्यू एस और म्यू के की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल बच्चों मेथड है, इससे आप क्या कर सकते हो, आराम से आप पता कर सकते हो वैल्यू। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है इस मेथड में, इस मेथड में एरर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि मान लो आपने वेट जब रखा तो आपने ग्रेजुअली नहीं रखा, आपको गुस्सा आ रही है, आप ऐसे ऐसे वेट रख रहे हो, उस पर ऐसे रख रहे हो, ये नहीं कि आराम से रखो, अरे टीचर कह रहा है जल्दी निकालो, आप ऐसे धर दिए जाए, तो होगा क्या, वो जो बीच वाला वेट है जो ज़्यादा पड़ गया है इस पर, वो तो आपने रखा ही नहीं, हो सकता है उसी पर मूव कर जाता, तो आप तो कोई और वैल्यू निकाल के चले जाओ। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है इस मेथड में, ठीक है। तो अब हम इस दिक्कत को कैसे सुधारेंगे, इस प्रॉब्लम को हम सुधारेंगे इंक्लाइंड टेबल मेथड यूज़ करके, जिसमें हम एंगल ऑफ रिपोज, जो कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है, उसका कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। आप याद करो एंगल ऑफ रिपोज क्या था, कि भाई हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अगर मैं एंगल बढ़ाता रहूँ तो एक टाइम ऐसा आएगा कि स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। अगर मैं इस एंगल को कैलकुलेट करता हूँ तो वो एंगल हमें पता चलता है वो किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर। और अगर लैम्डा पता चल गया तो म्यू एस की वैल्यू कितनी होती है, tan लैम्डा, तो हमें म्यू एस पता चल जाएगा। अब कहोगे सर म्यू के कैसे आता है, देखो लैम्डा होता है एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोल देते हैं, एक होता है एंगल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लैम्डा के, वो भी मैंने बताया था आपको, तो उससे म्यू के पता चल जाएगा। यहाँ पे एक अरेंजमेंट है, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है। यहाँ पर क्या है, इस प्लैंक को, इस ब्लॉक को मान लो ये पहले हॉरिजॉन्टल था, इसमें यहाँ पर 2 स्केल्स हैं हमारे पास, और एक ऐसा सेटअप है कि ये जो पॉइंट ए और ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम इस पर स्लाइड करवा सकते हैं ऐसे, मतलब इसको इंक्लाइन कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मान लो पहले ये हॉरिजॉन्टल था, हम
ए का एंगल बढ़ाते जाएंगे, थीटा बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, थीटा एक टाइम पे ऐसा होगा कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर। और हमें पता है एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी। आपको याद आ रहा है कि नहीं, ये ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर देती थी, जिसमें हम लोग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते थे, सारी कंडीशन। चलो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ। इसका वेट कितना था बच्चों, वेट था इसका W1, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में ये हो जाता था W1 साइन थीटा, हो जाता था कि नहीं, और ये कितना हो जाता था W1 कॉस थीटा। अब कहोगे सर W1 कहाँ, वो तो mg होता था। अरे बात तो एक ही है ना, ये m1g साइन थीटा, m1g कॉस थीटा, ठीक है। और इस पर नॉर्मल रिएक्शन क्या लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन लग रही है n, ठीक। अब जब आपने देखा कि इसको बढ़ाते रहे बढ़ा रहे, एक वैल्यू ऐसी आई थीटा की कि ये स्लाइड करने वाला है, अभी करा नहीं है, अब जरा सा भी बढ़ाया आपने तो क्या होगा, स्लाइड हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, हल्का सा कम करोगे देखने के लिए कि अभी रुका हुआ है आराम से, हाँ तो रुका हुआ है। इस केस में आप क्या करोगे, ये जो स्केल है इससे ये हाइट पता कर लोगे h, और ये जो डिस्टेंस है ये पता कर लोगे, ये कितनी है, ये है d। बात समझे। आप कहोगे सर ये क्यों पता करें, अभी पता चल जाएगा। तो देखो, पहले जिन बच्चों को ये चीज़ नहीं पता थी वो मैं रिवाइज कराने के लिए बता रहा हूँ कि इस केस में हम लोग कैसे म्यू एस निकालते थे। तो देखो इस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, FL हो जाएगा, सारी कंडीशंस वही रहेंगी। इक्विलिब्रियम के केस में n की वैल्यू क्या हो जाती है, n की वैल्यू हो जाती है W1 cos थीटा, ठीक है। और FL की वैल्यू क्या हो जाएगी, FL हो जाएगा W1 साइन थीटा, हो जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। FL होता है म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू W1 कॉस थीटा, और म्यू एस इंटू एन की जगह रख दो W1 कॉस थीटा। ये पता है बच्चों, मैं दोबारा डिराइव करा रहा हूँ, बल्कि मुझे कराना नहीं चाहिए। ये क्या हो गया, म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू W1 साइन थीटा, ठीक। क्योंकि ये मैं डिराइव करके दिखा चुका हूँ कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वही एंगल ऑफ रिपोज होता है। अब यहाँ से W1 कैंसिल हो जाएगा, म्यू एस इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और आपको भी पता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा होता है। तो हमें क्या पता चला कि म्यू एस होता है टेन लैम्डा, जो कि बराबर है टेन थीटा के, तो थीटा हो जाएगा लैम्डा। ये मैं डिराइव करा चुका था, जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा देख लेना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका एंगल बढ़ाते जाए, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ब्लॉक स्लाइड करने लगेगी, उस केस में अगर मैं इस एंगल को मेजर कर लूँ तो हमें म्यू एस पता चल जाएगा, क्योंकि म्यू एस क्या होता है, टेन लैम्डा। ये कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने बस समझाने के लिए, आपको फिर से याद दिलाने के लिए कि ऐसे हम लोग डिराइव करते हैं। कोई बच्चा मान लो इसी में पूछ बैठे, उसने पुराना लेक्चर नहीं देखा कि सर म्यू एस की वैल्यू टेन लैम्डा टेन थीटा के बराबर कैसे हो जाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर एंगल ऑफ रिपोज कैसे आ जाता है। तो ऐसे आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ मैं बताऊंगा नहीं, फिर भूल जाओ, इसको भूल जाओ, मैं रब कर दे रहा हूँ, वरना तुम लोग गधों, तुम इसको भी याद करने लगोगे। पिछले वाले लेक्चर देखे नहीं हो, तुरंत इसी पर कूद के आ जाओगे, ठीक है। चलो वो मैंने समझा दिया था। तो हमें पता है कि एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, जब स्लिपिंग होने वाली होगी तब हम क्या करेंगे, हमें टेन थीटा पता करना है, जो कि बराबर होगा टेन लैम्डा के। थीटा इज इक्वल टू लैम्डा है ना। और इस केस में बच्चों देखो टेन थीटा क्या होगा, h अपॉन डी। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हो जाएगा h अपॉन डी, और यही वैल्यू होगी म्यू एस इज इक्वल टू टेन लैम्डा, जो कि हमें h अपॉन डी से पता कर जाएगा। तो ये केस बच्चों पता है क्यों अच्छा है ये वाला मेथड, क्योंकि यहाँ वेट बढ़ाने घटाने वाला सिस्टम ही नहीं है। आपको बस खाली इसको इंक्लाइंड करते जाना और स्केल पे ये वैल्यू देखती रहनी, h और d की वैल्यू देखनी है। और एक ऐसा एंगल जब आ जाएगा, जब ये स्लाइड करने वाली होगी, h अपॉन डी का रेशियो जो होगा वो म्यू एस की वैल्यू डायरेक्ट दे देगा आपको। देखा कितना आसान मेथड है। अब आप कहोगे सर ये मेथड आसान क्यों है, क्योंकि बच्चों इसमें एरर होने के चांसेस कम है। यहाँ आपको स्केल की रीडिंग देखनी है, यहाँ वेट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। बात समझे, कह दोगे सर समझ गए, ठीक है। अब फिर आती है बात कि भैया हम म्यू के कैसे निकालेंगे। म्यू एस तो निकल गया, वो हमको समझ में आ गया। देखो यहाँ पर भी बच्चों एक काम करना है आपको, बहुत आसान सा। आपको पता है कि थीटा की वैल्यू अगर लैम्डा से जरा सी भी ज़्यादा हुई तो ये ब्लॉक स्लाइड करने लगेगी, लेकिन अगर हम थीटा की वैल्यू लैम्डा से कम कर दें
मान लो कम कर दिया हमने, इसको थोड़ा सा और ऐसे लेटा दिया, तो डी की वैल्यू बढ़ जाएगी, एच की वैल्यू घट जाएगी। ऐसा होगा कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल होगा। जब ऐसा होगा तो क्या ब्लॉक स्लाइड करने वाली होगी? नहीं होगी। तो आप क्या करोगे, छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में इसकी हाइट कम करो, ऐसे ऐसे इसको गिराओगे नीचे की तरफ, ऐसे हल्का से गिराया, फिर इस पे ब्लॉक पे पुश करके देखा कि क्या ये आगे बढ़ रही है अपने आप, नहीं बढ़ रही, फिर हल्का सा और गिराया, मतलब बात समझ रहे हो, फिर देखा कि बढ़ रही कि नहीं। जिस एंगल पर हल्का सा पुश देने पर ये अपने आप कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाने लगे, उस एंगल को कैलकुलेट करेंगे तो हमें म्यू के की वैल्यू पता चल जाएगी। क्यों पता चल जाएगी? देखो म्यू के कब होता है, म्यू के तब हमें निकलेगा जब ये स्लाइड करना स्टार्ट, और हमें पता है म्यू के की वैल्यू कम होती है। तो अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर मान लो ये हॉरिजॉन्टल होता और हम इसको पुश करते तो ये आगे बढ़ जाती, लेकिन अगर ये इंक्लाइंड है तो इस पर वेट भी तो लग रहा है। तो वही तो बच्चों बात है कि जब ये इंक्लाइंड है तो आपको पुश कम देना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? आप हल्का सा पुश दो, वो स्लाइड करने लगे। तो आपको पहले क्या करना है, इस थीटा को घटाना है और ब्लॉक को पुश करके देखना है। ब्लॉक को पुश करा, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी पॉइंट पे चलने लगे तो वो वाला एंगल आपको मेजर करना है। बात समझ गए? तो यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं, देखो, नाउ फॉर म्यू के डिक्रीज थीटा and give a small push to block so that it starts moving with constant velocity। ठीक है, दिस न्यू वैल्यू ऑफ थीटा विल गिव म्यू के। अब यहाँ बच्चों मैंने लिखा क्या, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जब हम इस एंगल को कम करेंगे तो कम तो हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और उस केस में इसको जब पुश देंगे तो नीचे कैसे बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। तो उस केस में क्या करोगे, हल्का बढ़ा के फिर एक बार पुश करके देखोगे। हल्का सा बढ़ाया, पुश करके देखा, क्या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है? हाँ, अगर मूव कर रही है तो ये वाला एंगल मेजर करोगे। वैसे सबसे सही तरीका क्या है कि जिस एंगल पे म्यू एस निकाला है हल्का सा कम करो, पुश करके देखो, क्योंकि उससे जरा सा ही वो एंगल कम आता है। उसको जब कम करोगे, पुश करके देखा, हल्का सा ऐसे धक्का दिया और देखा कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगी है, वो खिसक रही है धीरे धीरे, तो आपको वही थीटा मेजर करना है, जिसको हम थीटा डैश बोल देंगे इस केस में। तो अब आपका एच और डी बदल चुके हैं। ये डी हो गया है, मान लेते हैं डी डैश, एच हो गया एच डैश, और थीटा हो गया थीटा डैश, और ये ब्लॉक आपकी बी रखी है। तो इस केस में म्यू के की वैल्यू बच्चों जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी tan थीटा डैश, क्योंकि थीटा डैश इस वक्त क्या है, ये है कोफिशिएंट ऑफ, ये है एंगल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या है? थीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा के। याद आया कि मैंने क्यों पढ़ाया था आपको लैम्डा के? कोफिशिएंट, सॉरी बार बार कोफिशिएंट बोल रहा हूँ, एंगल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच डैश अपॉन डी डैश, यही आपकी वैल्यू है म्यू के की। बात समझ गए? एच डैश अपॉन, तो ये जो दूसरा वाला मेथड है इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ डिस्टेंस मेजर करके रेशियो ले लेना है। तो पहले वाले केस में हमने क्या करा, एंगल बढ़ाते गए एक पॉइंट आया है, जब वो स्लिप हो जाएगी उस केस पे हमने एच और डी को मेजर कर लिया, उनका रेशियो ले लिया, म्यू एस की वैल्यू आ गई, और वो कैसे आ गई वो सब मैं समझा चुका हूँ। दूसरा केस क्या है कि अब हम थीटा की वैल्यू को कम कर रहे हो, बार बार उसको पुश करके देख रहे हैं, ऐसा वैल्यू थीटा जिस पर पुश करने पर वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगे, वो थीटा जब मेजर करेंगे तो वो वैल्यू होगी एंगल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लैम्डा के बराबर। और म्यू के की वैल्यू क्या होती है, tan लैम्डा के, जो कि क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एच डैश अपॉन डी डैश। नाउ फॉर म्यू के डिक्रीज थीटा एंड गिव ए स्मॉल पुश टू ब्लॉक सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दिस न्यू वैल्यू ऑफ थीटा विल गिव म्यू के। बात समझ गए? कितना आसान मेथड है। लैब में म्यू एस और म्यू के निकालना बहुत आसान है, यानी बेसिकली कहते हैं लैब में फ्रिक्शन कैलकुलेट करना बहुत आसान है। अब अगर आप फिजिक्स की लैब में जाएं, मान लो आपसे टीचर कह दे कि भाई म्यू एस और म्यू के निकाल के दिखाओ, कह दो कि यार ये तो 2 मिनट का खेल है, इसमें तो अभी तुरंत निकाल के दिखा दूंगा। ज़्यादा हीरो मत बनना, मार खाओगे वरना लैब में। देखो ये एक नया टॉपिक है, रोलिंग फ्रिक्शन।
अभी तक जो आपने फ्रिक्शन पढ़े वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन थे, एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही थी। अब मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ प्योर रोलिंग का। कौन सा कॉन्सेप्ट? प्योर रोलिंग। आप कहोगे सर ये क्या है, रोलिंग तो मुझे कुछ कुछ समझ में आ रही। देखो बच्चों, जैसे कि मान लो कोई स्फेरिकल बॉल है, मान लो ये बॉल ही है, ठीक है, ये किसी सरफेस पे रोल होते हुए आगे जा रही है, रोल होते हुए जा रही, तो इस बॉल का इस सरफेस पे कांटेक्ट जो होगा वो एक पॉइंट होगा, जिसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मानते हो कि नहीं? कह देंगे सर, कह दो कि सर बिल्कुल मानते हैं। अब होता बच्चों पता है क्या है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये हर इंस्टेंस पे चेंज होता रहता है और बहुत जल्दी चेंज होता है, क्योंकि अभी मान लो ये वाला पॉइंट कांटेक्ट में है तो जस्ट थोड़ी देर बाद ये वाला पॉइंट कांटेक्ट में आ जाएगा, फिर ये वाला, क्योंकि आगे रोल होते हुए आगे बढ़ रही है ना। देखो ये आगे जैसे बढ़ेगी ये वाले पॉइंट कांटेक्ट में आते जाएंगे। तो प्योर रोलिंग के केस में क्या होता है कि इस पॉइंट का कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता है, नो रिलेटिव मोशन। नो रिलेटिव मोशन मतलब इस पॉइंट की किसी भी तरीके की स्लाइडिंग नहीं होती। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ क्या ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट इस सरफेस पे, जैसे कि ये वाला पॉइंट था, तो ये पॉइंट इस सरफेस से खिसक के इधर चला जाए और ये वाला पॉइंट यहीं रह जाए। बात समझो, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आगे नहीं बढ़ रहा है, इसको ऐसे यहीं रोटेट करो, तो देखो यहाँ स्लिपिंग हो रही है, ये वाला पॉइंट इस सरफेस के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन कर रहा है कि नहीं। लेकिन प्योर रोलिंग के केस में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि ये पॉइंट इससे रिलेटिव मोशन कर पाए। तुरंत ही ये जो स्फीयर है वो आगे बढ़ जाता है और दूसरा पॉइंट कांटेक्ट में आता है। तो रोलिंग के केस में बच्चों क्या होता है, किसी भी तरीके का रिलेटिव मोशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होता नहीं जनरली, अनलेस स्लिपिंग ना हो रही हो। स्लिपिंग मतलब ये रोल तो हो रही है, मान लो ये कोई स्फीयर था जो कि कीचड़ में, जैसे कि टायर ही है आपका, कीचड़ में है, मड में है, तो क्या होता है आप एक्सेलरेटर देते हो, टायर वहीं घूमता रहता है। तो उस केस में क्या होता है, ये जो पॉइंट है ये रिलेटिव मोशन करता है। लेकिन प्योर रोलिंग के केस में वो रोल होते होते आगे बढ़ जाता है, लेकिन किसी तरीके का रिलेटिव मोशन नहीं होता। तो यहाँ पर जब रिलेटिव मोशन नहीं होता है तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि यहाँ किसी तरीके का फ्रिक्शन नहीं लगेगा, स्टैटिक या काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होगा। बिल्कुल कह सकते हैं, नो स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, किसी तरीके का फ्रिक्शन आता ही नहीं है रोलिंग मोशन में, किसी तरीके का फ्रिक्शन, नो स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो रोलिंग मोशन होता है जिसमें एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर रोल होती है, ये बहुत एफिशिएंट फॉर्म ऑफ मोशन होता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस टू मोशन हमें दिखाई नहीं देता आइडियली। इसीलिए बच्चों ये जो व्हील का आविष्कार था, पहिए का आविष्कार, वो मानव सभ्यता की सबसे बड़ी खोजों में से एक माना, इन्वेंशंस में से एक माना जाता है। जैसे आग की खोज वो खोज है जो बनाया है इंसान ने, उसमें व्हील सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो ना, अगर किसी ब्लॉक को धक्का देना पड़े तब तो बहुत मुश्किल है, यहाँ रोल करते करते कितनी आसानी से बढ़ जाता है। इसीलिए तो ट्रेन क्यों इतना भारी वजन लेके दूर दूर जा पाती है, क्योंकि नीचे क्या लगा हुआ है, व्हील लगा हुआ है। बात समझ रहे हो? क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस टू मोशन बहुत कम होता है। अब आप कहोगे सर बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनरली क्या देखा गया, क्या ट्रेन को एक बार इंजन स्टार्ट करा और हल्का सा आगे बढ़ी तो इंजन बंद कर देंगे? क्या है, वो आगे चलती ही रहेगी, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि वो तब तक चलती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो हमें ये पता है कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि कोई सरफेस रोल कर रही है तो रोल करते ही जा रही है, ऐसा नहीं होता। वो एक टाइम के बाद वो भी रुक जाती है। इस केस में जो फ्रिक्शन लगता है उसे बोलते हैं Fr, या बोलते हैं उसको रोलिंग फ्रिक्शन। ये बिल्कुल ही अलग टाइप का फिनोमेना है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन पे। लेकिन ये स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होता, ये एक अलग टाइप का फ्रिक्शन है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि कितना स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन है सरफेस के बीच में, लेकिन ये पूरी तरीके से सेम नहीं होता। बात समझ गए? तो रोलिंग को जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। बात आई समझ में? तो सर बिल्कुल आई। अब देखो इसका वेट मान लेते हैं, इस स्फीयर का कितना है, W है, तो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, N लगेगा कि नहीं, और ये रोल कर रहा है तो आगे भी बढ़ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो Fr होता है, रोलिंग रेजिस्टेंस या रोलिंग फ्रिक्शन इसको बोल दो, किसी बुक में इसको रोलिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं। पता है क्यों बोलते हैं? लोगों को लगता है ये दोनों सेम ही नाम तो हैं, चाहे फ्रिक्शन बोल लो या रेजिस्टेंस बोल लो। देखो फ्रिक्शन एक फिनोमेना हल्का सा अलग है,
ये जो रोलिंग रेजिस्टेंस है ये सिर्फ फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ये बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो इसलिए रोलिंग रेजिस्टेंस कहना ज़्यादा अच्छी चीज़ है रादर देन आप उसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलो। लेकिन इस लेवल पे अगर आप सिर्फ रोलिंग फ्रिक्शन ही बोल रहे हो तब भी ठीक। बात मेरी समझ में आई? ये क्योंकि ये स्टैटिक या काइनेटिक फ्रिक्शन की कैटेगरी में नहीं आता, ये अलग ही है, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा क्यों इसकी कैटेगरी में नहीं आता। तो अब पहले मेन चीज़ समझते हैं, ये जो रोलिंग फ्रिक्शन की फोर्स होती है या जो रेजिस्टेंस होता है ये बहुत ज़्यादा कम होता है एफ एस और एफ के से, मतलब स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से बहुत कम होता है। जैसे कि मान लो किसी दो सरफेस के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है मान लो 1 आ रही है, तो एफ आर की वैल्यू पता है क्या आएगी? एफ आर की वैल्यू ऑलमोस्ट 10⁻² या 10⁻³ के फैक्टर से कम होगी। मतलब कि मान लो कि रेजिस्टेंस आ रहा है 1 न्यूटन का, तो अगर उन दो सरफेस के बीच का मोशन रोलिंग मोशन होगा, मान लो दो मटेरियल हैं आपके पास ए और बी को पहले आप स्लाइड करवा के देख रहे हो, तब जो फ्रिक्शन आ रहा है वो आ रहा है 1। लेकिन अब आपने एक सरफेस को स्फेयर बना दिया और उसके ऊपर रोल करा रहे हो, या व्हील बना दिया और रोल करा रहे हो, तब जो रेजिस्टेंस टू मोशन आएगा एफ आर की वैल्यू वो आएगी 1/100 या 1000 यानी 0.001, यानी रेजिस्टेंस टू मोशन इतना कम हो जाएगा, तभी तो आसानी से रोल कर जाती हैं चीज़ें। तो ये बात आती है। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इसकी वैल्यू डिपेंड किस पे करती है, वो सब अभी हम बताएंगे। अब कहोगे सर रियल लाइफ एग्जाम्पल में आपने बताया कि ठीक है टायर एक इसका एग्जाम्पल है कि रियल लाइफ में रोलिंग मोशन या जो यूज़ करते हैं वो यूज़ कहाँ करते हैं, रोलिंग को यूज़ क्यों करा जाता है? इसीलिए यूज़ करा जाता है क्योंकि रोलिंग रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, स्टैटिक या काइनेटिक फ्रिक्शन से इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। एक इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल है ये बच्चों जो देख रहे हो आप, कुछ लोगों को पता होगा, इसको बेयरिंग बोलते हैं, बेयरिंग्स, ठीक है। ये बॉल बेयरिंग है। कौन सी बेयरिंग है? बॉल बेयरिंग। बेयरिंग बहुत टाइप की होती है, रोलर बेयरिंग, बॉल बेयरिंग, तो ये सब जानने की जरूरत नहीं। बेयरिंग क्या होती है? अब मान लो बच्चों यहाँ पर 2 रिंग होते हैं, 2 रिंग मतलब समझ रहे हो, ऐसे ये सामने से देखने पर ऐसे दिख रहा है, ये बिल्कुल रिंग की तरह है। जैसे मान लो कि तुमने एक रिंग पहन रखी है, वैसे ही इसके ऊपर भी एक रिंग है, तो यहाँ पर 2 रिंग होते हैं, इसको बोलते हैं इनर रेस और आउटर रेस। यहाँ मैं आपको बेयरिंग की एनाटॉमी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, मान लो कोई शाफ्ट है, आपने जैसे टॉय कार में देखी होगी, इसमें क्या है, ये व्हील रोटेट करवाने हैं आपको, तो कोई ना कोई आपको सपोर्ट देना पड़ेगा ना, तभी तो रोटेट करेंगे। अब मान लो ये मेरे 2 हाथ की उंगलियां ही सपोर्ट में, तो देखो यहाँ पर ये किस तरीके का मोशन हो रहा है, ये हो रहा है स्लाइडिंग। ये रोटेट तो कर रही है लेकिन ये स्लाइड कर रही है, इन फिंगर्स के बीच में स्लाइड। तो जो फ्रिक्शन होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन आ रहा है ना। अब आपका एनर्जी लॉस होगा, ऑब्वियस सी बात है, रब होगा तो इसमें हीट जनरेट होगी, एनर्जी लॉस होगा, ठीक है। वियर होगा यानी कि ये घिस जाएगी सरफेस। तो आपको इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बेयरिंग लगा देंगे हम, यहाँ पर एक बेयरिंग लगा देंगे। अब बेयरिंग में क्या होता है, इनर वाला ये जो रेस है इसको रेस बोलते हैं, RACE, दौड़ने वाली रेस नहीं, रेस इसका नाम ही है। इनर रिंग जो है आपका बेसिकली वो फिक्स हो जाएगा इस रॉड से, ये फिक्स रहेगा, रॉड रोटेट करेगी तो ये भी रोटेट करेगा। आउटर वाला रिंग जो होगा वो हमारी कार की बॉडी में समझ लो अटैच है। अब क्या होगा, जब इसको रोटेट कराओगे, इन दोनों के रिंग में ये जो आपको दिख रहे हैं ये बॉल होते हैं, तो जब आप इसको मान लो इस डायरेक्शन में रोटेट करोगे, तो जब ये रोटेट करोगे ये जो बॉल है ये भी रोटेट होंगे। तो अब देखो क्या हुआ, आपने स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, रोलिंग फ्रिक्शन में। इन बॉल्स की वजह से जो रेजिस्टेंस आता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है इससे पहले वाले केस में जो फ्रिक्शन आ रहा था। बात समझ रहे हो? इसीलिए हम बेयरिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस जो हमारा स्लाइडिंग रेजिस्टेंस होता है या स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है रोलिंग रेजिस्टेंस में, जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है। इतना आप समझ गए होंगे, इसको देख लो। तो टायर या व्हील कह ले, व्हील बहुत बड़ी खोज थी इंसान के द्वारा, खोज नहीं इन्वेंशन, ठीक है, इसको देख लिया। अब बात आती है कि सर इसकी वैल्यू आपने कहा कि अलग अलग बातों पर डिपेंड करती है, ठीक है, तो कैसे डिपेंड करती है? पहले तो देख लेते हैं कि रोलिंग रेजिस्टेंस होता क्या है। रोलिंग रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि आप स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन निकालते हो, μr/n। बहुत सी बुक में आप लिखा देखोगे जहाँ पर μr क्या होता है, μr होता है कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग रेजिस्टेंस, रोलिंग रेजिस्टेंस। अब आप कहोगे सर इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, आपने तो अभी बताया
कि इसकी वैल्यू जैसे कि म्यू एस और म्यू के सिर्फ किस पर डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल जो कि कांटेक्ट में, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना ही होता है। म्यू आर जो है ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, मटेरियल पे तो डिपेंड करेगी ही, वो तो करती ही है, डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। और किस पर डिपेंड करती है, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मोमेंटरी डिफॉर्मेशन एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अब बच्चों एक चीज़ और आपके दिमाग में आनी चाहिए कि सर स्फेयर जब सरफेस पे चलता है तब तो जो कांटेक्ट होता है वो एक पॉइंट होता है, लेकिन जब कोई व्हील सरफेस पे चलता है तो इसको सामने से देखोगे तो एक ऐसा क्रॉस सेक्शन दिखेगा, ऐसा दिखेगा, तो उसमें जो कांटेक्ट होता है वो एक लाइन होता है। बिल्कुल बच्चों सही सोच रहे हो, वो एक लाइन होती है। लेकिन होता क्या है कि इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, मोमेंटरी डिफॉर्मेशन एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और किस पे, स्मूथनेस पे तो डिपेंड करती ही है कि भाई सरफेस की स्मूथनेस कैसी है जो, ठीक है, ETC। और भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जिन पे इनकी वैल्यू डिपेंड करती है म्यू आर की। देखो इस लेवल पे बच्चों हमें ज़्यादा जानना ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि नॉर्मल रिएक्शन आपको पता है, आपसे कह देंगे कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू मान लो 0.001 है, आपको फ्रिक्शन रोलिंग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो वो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर दोगे। इसका फॉर्मूला एकदम सिमिलर है स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। बात आती है कि सर ये जो आपने पॉइंट लिखा है मटेरियल तक तो समझ में आ गया, स्मूथनेस पे समझ, ये क्या है। देखो बच्चों होता क्या है, हमें तो लगता है कि जब टायर सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो वो एक पॉइंट पे कांटेक्ट होगा, या यहाँ से देखने पे हमें क्या दिखेगा कि वो एक लाइन कांटेक्ट होगा, लेकिन ऐसा बच्चों होता नहीं है। चाहे कोई भी सरफेस कितनी भी रिजिड हो, वो परफेक्टली रिजिड नहीं होती। जब वो कांटेक्ट में आती है तो ये थोड़ा सा डिफॉर्मेशन, ये देखो दब गया टायर, तो ये जब टायर दबता है, कंप्रेस होता है, तो अब जो कांटेक्ट है वो पॉइंट या लाइन पे ना रहकर वो एक एरिया कांटेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि थोड़ा बहुत एरिया कांटेक्ट में आता है, आगे कि नहीं। तो अब आपका जो रोलिंग था वो प्योर रोलिंग नहीं रह गया है, अब वो रोलिंग मिक्सचर हो गया है, स्लाइडिंग का भी रोलिंग का भी सबका मिक्सचर हो गया। अब क्या होगा, जब ये व्हील रोटेट करेगा तो यहाँ पे थोड़ा बहुत स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी आएगा कि नहीं, और रोलिंग तो हो ही रही है साथ में। इसीलिए कहा जाता है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है, इसको रोलिंग फ्रिक्शन ना बोल के रोलिंग रेजिस्टेंस बोलो, जिसकी वैल्यू बहुत चीज़ों पर डिपेंड करती है। किस पर, इसकी स्लाइडिंग जो इस पॉइंट पर हो रही है, ठीक है, ये मटेरियल चिपक कितना रहा है यहाँ पर, इसका डिफॉर्मेशन हो कितना रहा है। भाई मान लो ये टायर पंचर होता तो क्या होता, बहुत सारा सरफेस कांटेक्ट में आ जाता, अब वो रोलिंग नहीं रह गई है, अब वो स्लाइडिंग में धीरे धीरे कन्वर्ट होता है, क्योंकि वो जब ज़्यादा कांटेक्ट में आ जाएगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, रोलिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो देखो तभी तो टायर जब पंचर हो जाता है ऐसा नहीं लगता है कि गाड़ी को कोई पीछे खींच रहा है, ज़्यादा आसानी से बढ़ नहीं पा रही। समझ में आ रहा है कि बात नहीं। तो म्यू आर जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, उसकी कुछ वैल्यू जिन पे डिपेंड करता है, कुछ पैरामीटर, वो कौन कौन से होते हैं, मटेरियल, स्मूथनेस, मोमेंटरी डिफॉर्मेशन एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इससे ज़्यादा बच्चों जानने की ज़रूरत है नहीं रोलिंग रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। बस मैंने आपको थोड़ा समझाना था इसलिए बता दिया कि रोलिंग रेजिस्टेंस होता क्या है, ताकि आप कभी देखो कहीं पर तो कंफ्यूज ना हो जाए। कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था ये, था कि नहीं था। आपको कैसे पता चलता कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। बेयरिंग देखो, बेयरिंग अब आप देख के किसी को भी समझा सकते हो कि बेयरिंग का यूज़ इसलिए करते हैं कि फिजिकल लेवल पे अगर देखा जाए तो बेयरिंग क्या करती है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को चेंज कर देती है रोलिंग कॉन्टैक्ट में, और रोलिंग जो होती है उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है कंपेयर्ड टू स्लाइडिंग, इसलिए आसानी से मोशन हो जाता है विथआउट एनी मेजर लॉस ऑफ एनर्जी। बात समझिए। चलो ये तुमको समझ में आ गया, रोलिंग रेजिस्टेंस समझ में आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने देखो लैब मेथड भी पढ़ लिया कि लैब में कैसे कैलकुलेट करते हैं म्यू एस और म्यू के, सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।